ये जो शख्स रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बगल में खड़ा दिख रहा है, वो कोई मामूली सैनिक नहीं है। इसकी मौजूदगी ही यूरोप और अमेरिका की नींद उड़ाने के लिए काफी है। दुश्मनों की लिस्ट लंबी होती जा रही है, लेकिन इसे न डर लगता है न फर्क पड़ता है। चेहरे पर सुकून, आंखों में आग और इरादों में लोहे जैसी मजबूती है। इसका नाम है इब्राहिम ट्राओरे, एक 36 साल का नौजवान जो बुर्किना फासो में क्रांति की नई इबारत लिख रहा है। हाँ, उसने सत्ता में आने का रास्ता तख्ता पलट से चुना, जैसी चाल अक्सर तानाशाह चलते हैं। लेकिन समय के साथ उसने खुद को लोगों का नेता साबित किया। देखते ही देखते वो जनता का हीरो बन गया। अब तो लोग उसे अफ्रीका के सबसे ताकतवर और सबसे चहेते नेताओं में गिनते हैं। कहते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी स्टील की बनी है। वो किसी के आगे झुकना नहीं जानता। यही वजह है कि उसकी तुलना अक्सर थॉमस संकारा से की जाती है। संकारा बुर्किना फासो के वो करिश्माई नेता थे जिन्होंने 1983 में फ्रांस की दादागिरी को खुलेआम चुनौती दी थी। वो अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, मगर जब उनके इरादे मजबूत होने लगे तो फ्रांस की बेचैनी भी बढ़ने लगी। फ्रांस को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई अफ्रीकी देश उसके बगैर सोच भी कैसे सकता है, यही लोग कहते हैं। फिर एक दिन अचानक सैन्य तख्ता पलट हुआ और संकारा को बेरहमी से मार दिया गया। आज भी यह शक गहराया हुआ है कि इस कत्ल के पीछे फ्रांस की मिलीभगत थी, लेकिन कभी ठोस जांच नहीं हो पाई। अब डर यह है कि ट्राओरे का अंजाम भी कहीं वैसा ही न हो जाए। कई बार उस पर जानलेवा हमले हो चुके हैं, लेकिन वो बेखौफ रहता है। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ एक संकल्प है, मैं मातृभूमि के लिए जिंदा हूं और अगर मरना पड़ा तो वो भी इसी जमीन के लिए होगा। ट्राओरे ने एक इंटरव्यू में कहा था। उसकी यही दीवानगी, उसकी यही सच्चाई आज उसे उस जगह ले आई है जहां से इतिहास लिखा जाता है या मिटा दिया जाता है। और इस कहानी में सिर्फ एक सवाल जिंदा है, क्या दुनिया इस नौजवान को सुनने के लिए तैयार है? अफ्रीका, यह नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? शायद सूखे खेत, भूखे बच्चे, हथियार उठाए लड़ाके और तख्ता पलट के बीच बिखरी कोई बेबस सरजमी। और आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोगों के दिलो दिमाग में अफ्रीका की यही तस्वीर उभरती है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी और बहुत कुछ सीखने लायक है। अफ्रीका कोई छोटा मोटा महाद्वीप नहीं है। दुनिया के 54 देशों से मिलकर बना ये भूभाग, एरिया और जनसंख्या दोनों में एशिया के बाद दूसरे नंबर पर आता है। प्रकृति ने इसे किसी राजा जैसी रियासत दी है। ज्योग्राफी, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर आर्ट, कल्चर और लिटरेचर तक सब कुछ भर भर के दिया गया है। और यही नहीं, इंसानी सभ्यता की जड़ें भी यहीं से निकली। कह सकते हैं कि इंसान का पहला घर अफ्रीका ही था। लेकिन वक्त ने इस धरती को वो इमेज नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी। इसकी जगह इसे मिली गरीबी, भुखमरी, पलायन और अनगिनत राजनीतिक उत्थापटक की पहचान। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब आपको इतिहास में मिलेगा। जैसे ही हम थोड़ा पीछे जाते हैं, यह साफ दिखने लगता है कि अफ्रीका को इस हाल में पहुंचाने वाले और कोई नहीं, बल्कि वही यूरोपीय और अमेरिकी ताकतें थीं जिन्होंने सभ्यता और विकास के नाम पर इसे सदियों तक लूटा। गुलामी, हत्या, शोषण और सांस्कृतिक तबाही, यह सब हुआ, और वो भी योजनाबद्ध तरीके से। अफ्रीका को सभ्य बनाने के नाम पर उसकी आत्मा को ही कुचल दिया गया। जो काम तलवार से न हुआ, वो कलम और समझौते से करवा लिया गया। ये बात अफ्रीका की हर कहानी में बार बार सुनाई देती है। अब एक नजर डालते हैं वेस्ट अफ्रीका में बसे एक देश बुर्किना फासो पर। यह एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ। इसके पड़ोसी हैं घाना, टोगो, बेनिन, नाइजर, माली और आइवरी कोस्ट। बुर्किना फासो 2 शब्दों से मिलकर बना है। बुर्किना यानी ईमानदार और फासो यानी धरती, इसीलिए इसे ईमानदार लोगों की जमीन कहा जाता है। लेकिन यह नाम हमेशा से ऐसा नहीं था। 1983 से पहले इस देश को अपर वोल्टा कहा जाता था। फिर एक दिन एक नौजवान क्रांतिकारी सत्ता में आया और सब कुछ बदल गया। देश का नाम, उसकी पहचान और उसके सोचने का तरीका। उस शख्स का नाम था थॉमस संकारा। थॉमस संकारा, यह नाम याद रखिएगा। अफ्रीका में उन्हें ब्लैक चे गुवेरा भी कहा जाता है। संकारा ने न सिर्फ फ्रांस की दादागिरी को सीधी चुनौती दी, बल्कि अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना भी दिखाया। वो बुर्किना फासो के इतिहास में एक ऐसी लकीर है जिसके पहले और बाद के द्वार बिल्कुल अलग है। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। जहां आज बुर्किना फासो है,
वहां लगभग 14,000 साल पहले घुमंतू कबीले बसते थे। उनका जीवन शिकार पर टिका था। फिर धीरे धीरे खेती और धातु निर्माण जैसे काम शुरू हुए और एक सामाजिक व्यवस्था आकार लेने लगी। व्यापार हुआ और कबीलों के बीच आपसी तालमेल भी बढ़ा। फिर आया एक नया दौर लगभग 1000 ईस्वी के आसपास, जब मोसाई साम्राज्य का उदय हुआ। इनके पूर्वज घाना से आए थे और उन्होंने ओगाडुगो को अपनी राजधानी बनाया। ओगाडुगो, जो आज भी बुर्किना फासो की राजधानी है। मोसाई लोग योद्धा थे, उनके पास ताकतवर फौज थी और भरपूर संसाधन। उन्होंने पूरे इलाके पर नियंत्रण बना लिया और अपने आसपास के देशों से डिप्लोमेटिक रिश्ते भी बनाए। एक तरह से उनका राज स्थिर और सुनियोजित था। लेकिन फिर 19वीं सदी आई और अफ्रीका की किस्मत बदलने लगी। यूरोपीय ताकतों के बीच अफ्रीका को हथियाने की होड़ मच गई। इस प्रक्रिया को कहा गया स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। इसका मतलब ही था छीना झपटी में जो मिले उसे झपट लो। बस अफ्रीका को उस वक्त इसी तरह तोड़ा मरोड़ा गया। हालांकि यूरोपीय नजरें अफ्रीका पर पहले से थीं, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन यानी खोज के युग से ही। लेकिन शुरुआत में उनका लालच सिर्फ एक चीज पर केंद्रित था, गुलामों पर। कभी अफ्रीका के समुद्री किनारों पर यूरोपीय जहाज आते थे, लंबी कतारों में बंधे गुलामों को उतारते और चंद सिक्कों में बेचते हुए। लेकिन 18वीं और 19वीं सदी में जब यूरोप और अमेरिका में दास प्रथा के खिलाफ आंदोलन तेज हुए तो हालात बदलने लगे। दास बाजार धीरे धीरे बंद होने लगे और फिर शुरू हुआ एक नया खेल। इस बार गुलाम नहीं, बल्कि अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधन टारगेट पर थे। शुरुआत में यूरोपीय ताकतों का दखल तटीय इलाकों तक ही सीमित था। वे लोकल ट्रेडर्स के जरिए काम चलाते थे। सौदे समुद्र के किनारे ही निपटा लिए जाते थे। लेकिन जैसे ही गुलामों का धंधा बंद हुआ, उन्होंने अफ्रीका के अंदरूनी हिस्सों की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। और वहां जो उन्होंने देखा वो उनके लालच को हवा देने के लिए काफी था। अरे, असली खजाना तो यहां छिपा है, शायद यही कहा होगा किसी यूरोपीय एक्सप्लोरर ने। अंदर की जमीनों में भरपूर नेचुरल रिसोर्सेस थे। उन्हें अपनी इंडस्ट्रियल क्रांति के लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी और अफ्रीका उन्हें सप्लाई करने के लिए बिल्कुल फिट बैठता था। मगर अब यह सवाल उठा, कौन कितनी लूट पाएगा? हर यूरोपीय देश ज्यादा से ज्यादा हिस्सा चाहता था। नतीजा, आपसी टकराव बढ़ा और जंग की आशंका गहराने लगी। तभी उन्होंने एक रास्ता निकाला, बैठकर बंटवारा कर लिया जाए। तारीख थी 15 नवंबर, साल था 1884। जगह थी जर्मनी की राजधानी बर्लिन और लोकेशन थी 77 विलियम स्ट्रीट, चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क का घर। यहां एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें कुल 14 देश शामिल हुए। अमेरिका भी मौजूद था, बाकी 13 यूरोपीय देश थे। बस स्विट्जरलैंड को छोड़कर पूरा यूरोप टेबल पर बैठा था। लेकिन अफ्रीका से कोई नहीं बुलाया गया। जब झांझीबार के सुल्तान ने कॉन्फ्रेंस में आने की इच्छा जताई तो ब्रिटिशर्स ने उसका मजाक उड़ाकर बात टाल दी। अरे, अफ्रीकी लोग हमारे लेवल पर डिस्कशन कैसे कर सकते हैं? यही सोच थी उनकी। कॉन्फ्रेंस कुल 104 दिन चली। 26 फरवरी 1885 को जब यह खत्म हुई तब तक पूरा अफ्रीका पेंसिल की नोक से बढ़ चुका था। बस 2 देश, इथियोपिया और लाइबेरिया, इस लूट से बच पाए। बाकी महाद्वीप के भविष्य का फैसला उन लोगों ने किया जो उसे जानते तक नहीं थे। बर्लिन कॉन्फ्रेंस से पहले यूरोपीय ताकतों का अफ्रीका पर सिर्फ 20% कंट्रोल था, लेकिन महज 5 साल में यह आंकड़ा 90% तक पहुंच गया और इसी बंटवारे में बुर्किना फासो का इलाका फ्रांस की झोली में चला गया। बुर्किना फासो से वोल्टा नदी निकलती है जो नीचे की तरफ बहती हुई घाना और दूसरे देशों तक जाती है। लेकिन उस वक्त यहां मोसाई साम्राज्य का शासन था और वे फ्रांस की अधीनता मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो फिर क्या किया गया? 1896 में फ्रांस ने हमला बोला और राजधानी ओगाडुगो पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ मोसाई साम्राज्य का अंत हुआ और यह पूरा इलाका फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका का हिस्सा बन गया। फ्रांस ने इस क्षेत्र का नाम अपर वोल्टा रखा, वोल्टा नदी के नाम पर। फिर 1932 में उन्होंने इस देश को खत्म कर दिया और उसे माली, नाइजर और आइवरी कोस्ट में बांट दिया। ऐसा लगा कि अब अपर वोल्टा का नाम ओ निशान मिट जाएगा। लेकिन वक्त पलटा और दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। शुरुआत में फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा, फिर ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर उसे संभाला। युद्ध तो जीता, लेकिन फ्रांस खुद टूट चुका था।
वो अब अपनी कॉलोनियों में पहले जैसी सख्ती नहीं दिखा सकता था। 1947 में दबाव में आकर उसने फिर से अपर वोल्टा को बहाल कर दिया। इसके बाद भी 63 साल तक फ्रांस ने यहां शासन किया। इस दौरान लाखों लोगों से बेगार करवाई गई, हजारों की हत्या हुई और उनकी संस्कृति को रौंदने की हर मुमकिन कोशिश की गई। 1950 के दशक में आजादी की हवा बहने लगी, आंदोलनों की शुरुआत हुई और फिर 1958 में रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा बना। फ्रांस ने इसे ऑटोनॉमी दी और एक जनमत संग्रह के जरिए स्वतंत्रता का रास्ता खोला गया। आखिरकार 5 अगस्त 1960 को देश पूरी तरह आजाद हो गया। मॉरिस यामेओगो पहले राष्ट्रपति बने, लेकिन जिस लोकतंत्र और स्थिरता के सपने दिखाए गए थे वो टूटते चले गए। आजादी के बाद से अब तक बुर्किना फासो में कुल 8 तख्तापलट हो चुके हैं। सिर्फ एक बार सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हुआ है। ये हालात सिर्फ बुर्किना फासो तक सीमित नहीं है। अगस्त 2023 में अलजीरा की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सैन्य तख्तापलट के आंकड़े दर्ज थे। अमेरिका के रिसर्चर जोनाथन पावेल और क्लेटन थाइन ने यह स्टडी की थी। उसमें बताया गया था कि अफ्रीका के 54 में से 45 देशों में कभी न कभी तख्तापलट की कोशिश हुई है और जितने सैन्य तख्तापलट दुनिया भर में सफल हुए हैं उनमें लगभग आधे सिर्फ अफ्रीका में हुए हैं। इनमें भी वेस्ट अफ्रीका सबसे सेंसिटिव रहा है, इसलिए इसे कूप बेल्ट कहा जाता है और बुर्किना फासो उसी बेल्ट का हिस्सा है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों आजादी के बाद भी शांति और स्थिरता नहीं आ पाई? इसका पहला और सबसे अहम कारण था स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। जब यूरोपीय ताकतों ने अफ्रीका का बंटवारा किया तो उन्हें न तो लोकल संस्कृति की समझ थी न ट्रेडिशन की परवाह। उनके मन में बस एक ही बात थी, यूरोप के फायदे का नक्शा बनाना। लकीर खींचो, हिस्सा बांटो, बाकी सब बाद में देखेंगे। शायद यही उनकी सोच थी। एक ही समुदाय को अलग अलग देशों में बांट दिया गया। आज भी ऐसे कई एथनिक ग्रुप्स मिलते हैं जिनका आधा हिस्सा एक देश में और बाकी दूसरा देश में है। नतीजा, जहां जहां वो माइनॉरिटी में रहे वहां संघर्ष शुरू हो गया और फिर कॉलोनियल रूल ने आग में घी डाल दिया। यूरोपियंस ने डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला यहां भी आजमाया। कुछ समुदायों को फायदा दिया, उन्हें सत्ता में बैठाया और दूसरों को हाशिए पर रखा। जब आजादी मिली तो वो दबा हुआ गुस्सा बम की तरह फट पड़ा। रवांडा का नरसंहार इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण है। वहां 2 मुख्य समुदाय हैं, हुतू और तुत्सी। हुतू बहुसंख्यक है, लेकिन तुत्सी को बेल्जियम और जर्मनी के शासन में ज्यादा अधिकार दिए गए। जब शक्ति संतुलन बदला तो संघर्ष खून खराबे में बदल गया। तुत्सी समुदाय को जब यूरोपीय शासकों ने बाकियों से ऊपर माना तो उन्होंने उन्हें सत्ता और सरकारी पदों में भर दिया। हुतू लोग जो संख्या में ज्यादा थे मगर सत्ता से दूर रहे, उनके भीतर धीरे धीरे एक सुलगता हुआ गुस्सा भरता गया। जब रवांडा को आजादी मिली और सत्ता हुतू नेताओं के हाथ में आई तो वही गुस्सा आग बन गया। अब उन्हें बदला लेने का मौका दिखा। अब हमारी बारी है, हुतू नेताओं ने कहा और अपने लोगों को हिंसा के लिए उकसाने लगे। यही नफरत धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई और नतीजा सामने आया, 1994 का वो नरसंहार जिसमें लाखों लोगों की जान गई। अब बात करते हैं अफ्रीका की दूसरी बड़ी समस्या की, घरेलू वजह। यहां के ज्यादातर शासकों का ध्यान सिर्फ एक चीज पर रहा, अपनी कुर्सी और अपने फायदे। जैसे ही सत्ता हाथ लगी उन्होंने खुद को वहां चिपका लिया। किसी ने संविधान बदला, किसी ने चुनावों में धांधली की तो किसी ने स्वतंत्र संस्थाओं को बंद कर दिया। चारों तरफ सिर्फ चाटुकार और वफादार बिठा दिए गए और जनता को सिर्फ झूठे वादों का इंतजार मिलता रहा। हमें सिर्फ एक मौका चाहिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। यही राजनीति का चेहरा बन गया। इसका असर यह हुआ कि लोकतंत्र में जनता का भरोसा लगातार टूटता गया। लोग उम्मीद करने लगे कि कोई चमत्कार हो, कोई ताकतवर आकर सब ठीक कर दे, और मिलिट्री ने वही भूमिका निभाई। लोगों को लगा ये सेना है, इनके पास ताकत है, यही बदलाव ला सकते हैं। जब जब सेना ने सत्ता पर कब्जा किया, लोग खुश हुए। तख्ता पलट के समर्थन में रैलियां निकलीं, जश्न मनाए गए, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं थी। जल्द ही नए शासक पुराने से भी ज्यादा क्रूर निकलते। फिर लोग एक और चमत्कार की उम्मीद करने लगते। ये चक्रव्यूह आज तक टूट नहीं पाया। अब आते हैं तीसरी और सबसे जटिल वजह पर, बाहरी ताकतें। अफ्रीका के ज्यादातर देश 1950 और 60 के दशक में आजाद हुए थे। यूरोपीय ताकतों को वहां से जाना पड़ा, लेकिन उनकी लालच नहीं गई।
आजादी के बाद भी उन्होंने इन देशों को कभी पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं बनने दिया। इसका सबसे ठोस उदाहरण है फ्रांस। अफ्रीका में फ्रांस की 22 कॉलोनियां थीं। आखिरी कॉलोनी जिबूती थी, जो 1977 में आजाद हुई। लेकिन आजादी के बाद भी फ्रांस ने अपने प्रभाव को बनाए रखा, कभी आर्थिक रूप में, कभी राजनीतिक और कभी सैन्य दखल के जरिए। आज भी कम से कम 14 अफ्रीकी देशों की करेंसी है CFA फ्रैंक। ये नोट फ्रांस छापता है और इसी बहाने उन देशों की अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ बनाए रखता है। फ्रांस ने कई तानाशाह और भ्रष्ट नेताओं को खुला समर्थन दिया, क्योंकि वो फ्रांस के हित में काम करते थे। उनकी क्रूरता और अपराधों को नजरअंदाज किया गया, बस इसलिए कि वो वफादार थे। फ्रांस ने मिलिट्री हथियार बेचे, फोर्स भेजी, कभी शांति स्थापना के नाम पर तो कभी आतंकवाद खत्म करने के बहाने। लेकिन असली मकसद था अपना पॉलिटिकल और बिजनेस इंटरेस्ट सुरक्षित रखना। इस पूरे सिस्टम को एक नाम दिया गया फ्रांसाफ्रिक, यानी नया उपनिवेशवाद, जो आधुनिक दौर में अपने पुराने कंट्रोल को बनाए रखने की चाल थी। अब फिर लौटते हैं बुर्किना फासो की जमीन पर। यहां पहली बार सत्ता पलटी 1966 में, फिर 2 बार और 1980 और 1982 में। इस दूसरी घटना में एक युवा अफसर ने निर्णायक भूमिका निभाई। नाम था कैप्टन थॉमस संकारा। जनवरी 1983 में संकारा को प्रधानमंत्री बना दिया गया, लेकिन तब के राष्ट्रपति से उनका टकराव हुआ और उन्हें हाउस अरेस्ट करवा दिया गया। थॉमस संकारा का जन्म दिसंबर 1949 में हुआ था, जब बुर्किना फासो को अपर वोल्टा कहा जाता था और उस पर फ्रांस का नियंत्रण था। उन्हें अच्छी शिक्षा मिली और घर वालों ने सेना में भेजा, क्योंकि सेना में एक सुरक्षित भविष्य नजर आता था। जब पहला तख्ता पलट हो रहा था, तब संकारा मिलिट्री एकेडमी में दाखिल हो चुके थे। वहां से अफसर बनकर निकले और क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री कैंपेन में हिस्सा लिया। उसी दौरान उनका रुझान क्रांतिकारी विचारधारा की ओर बढ़ा। माओ त्से तुंग, चे ग्वेरा, कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन, ये सभी उनकी सोच को गहराई से प्रभावित करने लगे। उन्हें यकीन हो गया कि फौज भी राजनीतिक बदलाव का जरिया बन सकती है। उन्होंने मिलिट्री के भीतर ही एक वामपंथी ग्रुप बनाया, जिसमें ब्लेस कॉम्पाओरे भी शामिल थे, जो उनके बेहद करीबी और वफादार माने जाते थे। 4 अगस्त 1983 को जब संकारा हाउस अरेस्ट में थे, कॉम्पाओरे ने तख्ता पलटकर तत्कालीन राष्ट्रपति जीन बप्तिस्ता ओद्रागो को हटा दिया और संकारा को सत्ता में ला दिया। उसी रात संकारा ने नेशनल काउंसिल ऑफ द रिवॉल्यूशन CNR की स्थापना की और खुद इसके प्रमुख बने। कॉम्पाओरे को नंबर 2 की पोजीशन मिली। सत्ता में आते ही संकारा ने देश की पहचान बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपर वोल्टा का नाम बदलकर बुर्किना फासो रख दिया, जिसका अर्थ था ईमानदार लोगों की धरती। उन्होंने झंडा बदला, राष्ट्रगान नया बनाया और कॉलोनियल इतिहास को मिटाने की मुहिम छेड़ दी। उनका नेतृत्व हटकर था। राष्ट्रपति की सैलरी घटा दी, अफसरों से कम वेतन में काम करवाया, भ्रष्टाचार पर सीधा वार किया। उन्होंने अमीर जमींदारों से जमीन लेकर गरीब किसानों में बांटी, गांवों में स्कूल और अस्पताल खुलवाए। जब वो सत्ता में आए थे, तब देश की साक्षरता दर महज 13% थी। 4 सालों में ये 73% तक पहुंच गई। संकारा ने महिला अधिकारों के लिए भी साहसी कदम उठाए। उन्होंने बाल विवाह, बहुविवाह और महिलाओं के साथ भेदभाव जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाई। महिलाओं को सरकार में अहम जिम्मेदारियां दी गईं। जो तुम्हें खाना खिलाएगा, वो तुम्हें कंट्रोल भी करेगा, संकारा अक्सर कहा करते थे। और यही सोच थी कि उन्होंने विदेशी मदद लेना भी बंद कर दिया। हालांकि इस दौर में उन पर मानवाधिकार उल्लंघन और विरोधियों की आवाज दबाने जैसे आरोप लगे। लेकिन अफ्रीका के दूसरे नेताओं की तुलना में संकारा कहीं ज्यादा प्रगतिशील, आधुनिक और निडर नेता थे। पश्चिमी मीडिया और संस्थाएं उनके खिलाफ इसलिए भी मुखर रहीं क्योंकि संकारा उनके दबाव में नहीं आते थे। थॉमस संकारा अक्सर कहा करते थे, साम्राज्यवाद सिर्फ बम और बंदूक से नहीं आता, वो कर्ज, मदद और ब्लैकमेल के रास्ते भी आता है। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो कुछ चुनिंदा लोगों को पूरी दुनिया पर हुकूमत करने देना चाहता है। हर वक्त मिलिट्री ड्रेस में रहने वाले इस शख्स की पहचान बन चुकी थी, उसकी लाल टोपी। उनके द्वार में बुर्किना फासो सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि उम्मीद और प्रतिरोध का प्रतीक बन चुका था। एक ऐसा मुल्क जिसने पश्चिमी साम्राज्य की नींव हिला दी थी। मगर यह यात्रा ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाई। संकारा के फैसलों ने न सिर्फ अफ्रीकी तानाशाहों की नींद उड़ा दी थी, बल्कि यूरोप
और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों को भी बेचैन कर दिया था। अफ्रीकी नेताओं को लगने लगा कि उनका राज्य खतरे में है। फ्रांस को लूट में गिरावट की चिंता थी और अमेरिका को डर था कि कम्युनिस्ट विचारधारा अफ्रीका में फैल सकती है। लेकिन इन सब के बीच 15 अक्टूबर 1987 की वो मनहूस तारीख आ गई जब संकारा एक मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे और उनके अपने ही साथी ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। 12 गोलियां उनके जिस्म को छलनी कर गईं। उस दिन उनके साथ मौजूद 12 और लोगों को भी मार दिया गया। फिर क्या हुआ? उनकी बॉडी को जल्दबाजी में किसी अज्ञात जगह दफना दिया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया, मृत्यु प्राकृतिक कारण से हुई। बुर्किना फासो का सबसे क्रांतिकारी अध्याय उसी दिन खत्म हो गया और इस पूरे साजिश का मास्टरमाइंड था ब्लेस कॉम्पाओरे। जी हां, वही ब्लेस जिसने 4 साल पहले संकारा को सत्ता दिलाने में मदद की थी। अब वो खुद राष्ट्रपति बन गया। ब्लेस ने धीरे धीरे संकारा की सारी नीतियां पलटना शुरू की। जिन कंपनियों को सरकार ने नेशनलाइज किया था, उन्हें फिर से प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्ज लेने की नीति शुरू की गई। फ्रांस और अमेरिका से गले मिल लिए। फ्रांस ने उसे सर आंखों पर बैठा लिया। इतना ही नहीं, जिस कमांडर ने संकारा की हत्या की थी, उसे फ्रांस ने अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा। फ्रांस ने इस हत्या में अपनी भागीदारी कभी नहीं मानी, लेकिन यह सच किसी से छिपा नहीं रहा कि सबसे ज्यादा फायदा उसी को मिला था। कॉम्पाओरे ने पूरे 27 साल तक देश पर राज किया। इस दौरान भ्रष्टाचार, दमन और तानाशाही चरम पर रही। फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज उसे आंख मूंदकर समर्थन देती रही। लेकिन साल 2014 में जनता ने विद्रोह कर दिया। जब उसने फिर से सत्ता में बने रहने की चाल चली तो पूरे देश में हंगामा मच गया और कॉम्पाओरे को देश छोड़कर आइवरी कोस्ट भागना पड़ा। इसके बाद संकारा की हत्या की जांच शुरू हुई। उनकी बॉडी को कब्र से निकाला गया, DNA टेस्ट हुआ और उन्हें फिर से सम्मानपूर्वक दफनाया गया। साल 2021 में हत्या के मामले में 14 लोगों पर मुकदमा शुरू हुआ। 2022 में फैसला आया। 3 लोग सबूत के अभाव में बरी हुए, जबकि 8 को 3 से 20 साल की सजा मिली। ब्लेस कॉम्पाओरे और उसके 2 साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन यह सजा सिर्फ कागज पर ही रही। कॉम्पाओरे आज भी आइवरी कोस्ट में रहता है। उसे वहां की नागरिकता भी मिल चुकी है और वह बुर्किना फासो लौटने को तैयार नहीं। मगर एक सच है, थॉमस संकारा मिटे नहीं है। उनकी सोच आज भी जिंदा है। अफ्रीका के कई हिस्सों में लोग उन्हें रोल मॉडल मानते हैं। साउथ अफ्रीका के चुनावों में भी उनका नाम गूंजता है और खुद बुर्किना फासो में आज एक नेता उसी राह पर चल रहा है। नाम है कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे। इब्राहिम ट्राओरे जब पैदा हुए साल 1988 में, तब संकारा की हत्या हो चुकी थी। लेकिन आज ट्राओरे की आंखों में वही आग है, वही सोच है। वो खुद कहते हैं, जो अधूरा काम संकारा छोड़ गए थे उसे मैं पूरा करूंगा। जब तक सितंबर 2022 में बुर्किना फासो में सैन्य तख्तापलट नहीं हुआ था, बहुत कम लोग इब्राहिम ट्राओरे को जानते थे। महज 34 साल की उम्र में वो सेना के एक मामूली अफसर थे, लेकिन तख्तापलट के बाद वो सीधे देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच गए। उन्होंने फौज 2009 में ज्वाइन की थी। ट्रेनिंग मोरक्को में हुई। माली और बुर्किना फासो में आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी हिस्सा लिया, मगर सत्ता में आने से पहले उनकी कोई बड़ी राजनीतिक या सैन्य पहचान नहीं थी। शुरुआत में उन्होंने 2 बड़े वादे किए, 2 से 3 महीनों में आतंकवाद खत्म कर दूंगा और जुलाई 2024 तक सत्ता ट्रांसफर कर दूंगा। अब इन वादों को 32 महीने हो चुके हैं, लेकिन न तो आतंकवाद खत्म हुआ और न ही सत्ता का ट्रांसफर हुआ। उल्टा उन्होंने अपनी मिलिट्री रूल को साल 2029 तक बढ़ा दिया है। उन्होंने साफ कहा, चुनाव मेरी प्राथमिकता नहीं है। उनकी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं। प्रेस फ्रीडम खत्म करना, विरोधियों को कुचलना और गैर न्यायिक हत्याएं। इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। क्यों? 3 बड़े कारण हैं। हमें आते ही फ्रांस से सारे रिश्ते तोड़ दिए। फ्रांसीसी सैनिक और डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल दिया गया, जबकि साल 2013 से फ्रांस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर वहां मौजूद था। मगर स्थानीय लोग मानते थे कि उनका असली मकसद राजनीतिक और आर्थिक फायदे था। आखिर बुर्किना फासो को फ्रांस ने 64 वर्षों तक डायरेक्ट और उसके बाद 6 दशक तक इनडायरेक्टली कंट्रोल किया। ऐसे में जनता में गुस्सा तो बनता था।
जिस किसी को भी फ्रांस की सदियों पुरानी लूट का अंदाजा है, वो उसे आज भी सिर्फ एक विदेशी आक्रांता की तरह ही देखता है। जब इब्राहिम ट्राओरे ने फ्रांसीसी सैनिकों और डिप्लोमेट्स को बुर्किना फासो से निकाल फेंका तो देश भर में जैसे आजादी की दूसरी लहर सी दौड़ गई। लोग जश्न में उतर आए। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इसे नई आजादी का सूरज कहा जाने लगा। अब आते हैं दूसरी बात पर। ट्राओरे ने अपनी पूरी पर्सनैलिटी ही थॉमस संकारा की छाया में ढाल ली है। उनका पहनावा, उनके भाषण, उनके फैसले, सब में संकारा की झलक मिलती है। उन्होंने राष्ट्रपति की सैलरी लेने से मना कर दिया है और आज भी उसी मिलिट्री कैप्टन की सैलरी लेते हैं जो उन्हें पहले मिलती थी। सरकारी अधिकारियों की बढ़ी हुई तनख्वाहें भी कम कर दी गई हैं। बुर्किना फासो में सोने का भंडार अपार है। पूरे अफ्रीका में वह सोना एक्सपोर्ट करने के मामले में चौथे नंबर पर है। साल 2022 तक देश की अधिकांश गोल्ड माइंस पर फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का नियंत्रण था। लेकिन ट्राओरे सरकार ने धीरे धीरे उनके लाइसेंस कैंसिल करना शुरू कर दिया है। अब नई नीति यह है कि जो भी विदेशी कंपनी माइनिंग का लाइसेंस लेना चाहती है, उसे 15% हिस्सेदारी बुर्किना फासो की सरकारी कंपनी को देनी होगी। साथ ही स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग देना भी अनिवार्य है। यही नहीं, सरकार खुद देश में पहली बार गोल्ड रिफाइनरी और गोल्ड रिजर्व भी बना रही है। ट्राओरे कहते हैं, इस जमीन के खजाने पर सबसे पहला हक उन लोगों का है जो दिन रात पसीना बहा रहे हैं। जब आधी से ज्यादा आबादी गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रही हो और पिछली सरकारों ने जनता का सिर्फ शोषण किया हो, वहां अगर कोई नेता हक की बात करे तो उसे सुनने वाले भी मिलते हैं और सर आंखों पर बिठाने वाले भी। अब तीसरी अहम बात, ट्राओरे सिर्फ 37 साल के हैं। अफ्रीका के किसी भी देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति। जब आप जानते हैं कि वहां के नेताओं की औसत उम्र 63 साल है और कुछ तो ऐसे हैं जो सही से चल भी नहीं सकते लेकिन कुर्सी से चिपके हुए हैं, तो ट्राओरे जैसे यंग और एनर्जेटिक नेता की मौजूदगी अपने आप में उम्मीद की एक किरण है। वो बातें कहते हैं जो युवाओं को छू जाती हैं, उन्हें गर्व महसूस कराती हैं। साल 2023 में रूस अफ्रीका समिट के दौरान उन्होंने अफ्रीकी नेताओं से सीधा कहा था, दूसरों के इशारों पर नाचना बंद करो। ये इशारा वेस्टर्न कंट्रीज के दखल की ओर था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी उन्होंने जवाब देने में देरी नहीं की। जनवरी 2025 में जब मैक्रों ने कहा कि अफ्रीकी देशों को फ्रांस का आभार जताना चाहिए क्योंकि हमने आतंकवाद से लड़ने में मदद की है, तो ट्राओरे ने पलटकर कहा, कृतज्ञ अगर कोई है तो वो फ्रांस है। उनके देश का वजूद हमारे पूर्वजों की वजह से बचा है, उन्हें हमें धन्यवाद देना चाहिए। बुर्किना फासो में मीडियन एज 18 साल है, यानी वहां की बड़ी आबादी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। ऐसे में ट्राओरे की लार्जर देन लाइफ छवि बहुत सिस्टमैटिक तरीके से गढ़ी जा रही है। उनके भाषण, उनके काफिले, उनकी ट्रेनिंग की क्लिप्स सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ फैलाई जाती हैं, कई बार फेक भी, लेकिन इससे एक कल्ट बन रहा है और आम लोग उससे खुद को जोड़ पा रहे हैं। आज ट्राओरे सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक आस्था बन चुके हैं। मगर इन सब के बीच कुछ जरूरी सवाल भी हैं। ट्राओरे सत्ता में तख्ता पलट के जरिए आए हैं। बुर्किना फासो में इतिहास यही कहता है, जो सत्ता तख्ता पलट से लेते हैं वो अगली बार खुद तख्ता पलट का शिकार होते हैं। क्या ट्राओरे इस दायरे से बाहर निकल पाएंगे? फ्रांस और अमेरिका को तो उन्होंने दूर किया, लेकिन अब रूस और चीन जैसे देशों को बुला रहे हैं। प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप्स की एंट्री भी हो चुकी है। ये भी तो एक और किस्म का नव उपनिवेशवाद है ना। सबसे बड़ी बात, वो जनता के वोट से नहीं आए हैं और डेमोक्रेसी में यह बुनियादी शर्त होती है। उन्होंने अपना कार्यकाल साल 2029 तक खुद ही बढ़ा लिया है। उसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इतिहास हमें बताता है कि अक्सर क्रांति का दावा करने वाले नेता सत्ता मिलते ही तानाशाह बन जाते हैं। लीबिया का मुअम्मर गद्दाफी, मिस्र का हुस्नी मुबारक या फिर चीन का माओ जेडोंग, सबके नाम हमारे सामने हैं। अब सवाल आपसे है, क्या इब्राहिम ट्राओरे सच में एक क्रांतिकारी हैं या वो भी सिर्फ एक और तानाशाह हैं जो समय के साथ अपने चेहरे बदलते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रिवीलिंग आइज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। रिवीलिंग आइज, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती है।